हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फिजिक्स नोहर में आप सभी का अभिनंदन है। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, फिजिक्स क्लास 12 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 2। पर इससे पहले हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। जैसे हमने क्षेत्रफल पढ़ा कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है। हम विभिन्न प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, या किसी वर्ग का, स्क्वायर का, किसी ट्रायंगल का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना हो। पर स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि होती है। जैसे ये अपना बोर्ड है, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका भी एक क्षेत्रफल होगा निश्चित। जैसे इसका क्षेत्रफल मैं लिखूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसके क्षेत्रफल की जो दिशा है वो हमेशा इसके तल के लंबवत हो। समझ गए मेरी बात? जैसे ये क्षेत्रफल हुआ इसका, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी? फिर इसका ये तल है और ये इसके लंबवत। समझ गए? जैसे मैंने यहां पर ये एक क्षेत्रफल बनाया, कोई भी प्लेट रख दी मान लिया, ठीक है। इसका पूरे का क्षेत्रफल एस लिखा मैंने बेटा, या ए लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे रखी है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी, बता सकते हो? शाबाश, इसके क्षेत्रफल की दिशा लंबवत ऊपर की। समझ गए ना? लंबवत होगी और बाहर की तरफ होगी। अगर मैं इस पर एक अल्पांश ले लूं, जैसे मैंने यहां एक छोटा सा अल्पांश लिया और इसका नाम दे दिया मैंने ds, तो ये ds क्षेत्रफल की दिशा हो। क्लियर है सभी को? क्षेत्रफल की जो दिशा है वो हमेशा किधर होती है? तल के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जैसे मैं इसकी दिशा में एक एकांक सदिश लिखता हूं। एकांक सदिश तो हम जानते हैं, 11th में पढ़ा है, जिसका परिमाण क्या हो? एक हो, इकाई हो, उसको हम क्या कहते हैं? एकांक सदिश। तो इसकी दिशा में एकांक सदिश मैंने n कैप ले लिया, ये यूनिट वेक्टर है। अब ds सदिश जो है इसको लिखूं मैं, तो ds सदिश, ds क्षेत्रफल सदिश बराबर ds और n कैप। देखो, ये तो ds हमने सदिश रूप में लिखा है, ये ds कौन है? परिमाण। शाबाश, ये परिमाण है। और इधर सदिश है, इधर सदिश बनाने के लिए मैंने क्या किया बताओ? n कैप को लगा दिया। समझ गए? ये थी बात क्षेत्रफल की। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे चैप्टर में जो पहला पॉइंट है उसकी, वो है विद्युत फ्लक्स। इसकी बात करेंगे बेटा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अपना पहला टॉपिक है। क्षेत्रफल यानी एरिया, क्लियर है ना बेटा? एक वेक्टर है, सदिश है, उसकी एक निश्चित दिशा है, तल के लंबवत। अब विद्युत फ्लक्स समझना है बेटा हमें, ठीक है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे बताना कि क्या होगा, ठीक है। जैसे पानी का प्रवाह है बेटा, ये जो मैंने एरो बनाई है ना बेटा, ये किसको दर्शा रहे हैं? पानी के प्रवाह को। पानी ऐसे प्रवाहित हो रहा है। मैं पानी के प्रवाह की कुछ अलग अलग कंडीशन लेता हूं, 3 स्थिति लेता हूं मैं। जैसे इन 3 स्थितियों में पानी प्रवाहित हो रहा है, ठीक है बेटा। 3 स्थितियां ली मैंने, 3 कंडीशन ली, ए, बी और सी। इन 3 स्थितियों में पानी बह रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि
इस पानी के प्रवाह में एक फ्रेम रखता हूं। फ्रेम समझते हो ना बेटा, फोटो फ्रेम है, पर उसमें फोटो नहीं लगी है तो उसकी केवल हमें क्या मिलेगी, ये एक बाउंड्री मिलेगी। ये फ्रेम है, यहां पर कुछ नहीं है बेटा, खाली है। इस फ्रेम को मैं इन तीनों स्थितियों में रखता हूं। पहली स्थिति मैंने ऐसे रखी बेटा, समझ गए, मैंने फ्रेम को ऐसे रखा। दूसरी जो स्थिति है मैंने वो ऐसे रखी, मतलब फ्रेम को मैंने ऐसे रखा। और तीसरी जो स्थिति है वो मैंने थोड़ा सा इसको कोण बनाकर, मतलब इस प्रकार से रख दिया, ऐसे फ्रेम, ये ऐसे फ्रेम और ये ऐसे फ्रेम। अब मुझे ये बताओ, इस कंडीशन में क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बोलो फटाफट। ऊपर, शाबाश, ये लीजिए ऊपर। ये इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल डीए मान लिया मैंने, तो ये डीए की दिशा। इस कंडीशन में बोलो, इसके लंबवत, ये डीए की दिशा, ठीक है। और इस कंडीशन में बोलो, इस स्थिति में ये लंबवत है ना, ये डीए की दिशा। पर पानी का जो प्रवाह है ना, देखो क्षेत्रफल की तो हमने दिशाएं अलग अलग कर दी, पर पानी तीनों ही स्थितियों में एक ही दिशा में बह रहा है। ये पानी के वेग है ना, वेग सदिश राशि है बेटा, ठीक है। ये पानी तीनों स्थितियों में एक ही दिशा में बह रहा है। अब एक प्रश्न है मेरा, मुझे ये बताओ कि कौन सी स्थिति में सर्वाधिक पानी फ्रेम के अंदर से गुजरेगा। इन तीनों में से ऐसी कौन सी स्थिति है जब पानी अधिकतम फ्रेम के अंदर से जाएगा। बी, शाबाश। ये जो कंडीशन है इसमें पानी सर्वाधिक जाएगा। इसमें पानी ऊपर से चला जाएगा, नीचे से चला जाएगा। इसमें पानी अधिकतम जाएगा, इसमें कुछ पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी पानी जो इसके अंदर से जा रहा है ना, वो पानी के प्रवाह और क्षेत्रफल के बीच का जो कोण है ना, उस पर निर्भर करता है। और ध्यान से सुनना बेटा, जो पानी इस फ्रेम के अंदर से गुजरा, इस फ्रेम के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरा, वो है पानी का फ्लक्स। उसको हम क्या कह सकते हैं, पानी का फ्लक्स। समझ गए, वो एक प्रकार से पानी का फ्लक्स कहला सकता है जो फ्रेम के अंदर से गुजरा। अब ये पानी नहीं है बेटा, ये जो एरो मैंने बनाई है ना, अभी तक तो हमने पानी के प्रवाह को बताया कि ये पानी का प्रवाह है। अब मैंने मान लिया कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं। याद आ गया ना, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके लंबवत किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अब मैंने, और विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं बेटा, ई सदिश। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब पानी को भूल जाओ एक बार, ये कौन हो गया, ई। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मैंने क्या कहा था बेटा, क्षेत्रफल तो वही है, परंतु पहले इस फ्रेम से पानी गुजर रहा था, और जो पानी गुजर रहा था वो कौन था, पानी का फ्लक्स। अब हमने पानी नहीं लिया, उसके स्थान पर किसको ले लिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस क्षेत्रफल के लंबवत गुजर जाएगी उसको कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिए बेटा, पानी का फ्लक्स अगर हम लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं V सदिश डॉट DA सदिश। ये कौन है, ये पानी का फ्लक्स है, V सदिश डॉट DA सदिश, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से विद्युत फ्लक्स को लिखना चाहें इसी तरीके से, तो V के स्थान पर कौन आ जाएगा, E, शाबाश। तो E सदिश डॉट DA सदिश, ये कौन है, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं बेटा फाई से। ये फाई और पैरों में इसके लगा दिया E, ताकि E किसको दर्शा सके, विद्युत फ्लक्स को। समझ गए ना। तो विद्युत फ्लक्स क्या हुआ बेटा, अगर हम परिभाषित करना चाहें
कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। देखो एक शब्द आया बेटा संख्या, नंबर, है ना, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश। शाबाश, क्योंकि सभी संख्याएं स्केलर होती है, इसलिए विद्युत फ्लक्स भी कैसी राशि है? एक सदिश। कैसे हुई? अदिश। स्केलर, स्केलर नोट वेक्टर, अदिश है ये। जितनी भी संख्याएं हैं ये गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, और संख्याएं हमेशा क्या होती है? स्केलर, अदिश राशि होती है। समझ गए बेटा इस चीज को? तो अपने पास विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, फाई बराबर ई डॉट डीए। डीए कौन है बेटा? डीए कौन है? क्षेत्रफल सदिश है। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? अब अभी हमने इसको एक अलग तरीके से बताया था कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस सूत्र से भी हम परिभाषित कर सकते हैं इसको कि विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि सदिशों के गुणनफल पिछले साल हमने पढ़े थे बेटा, दो प्रकार के थे, एक तो डॉट प्रोडक्ट, और ये डॉट प्रोडक्ट से कैसी राशि मिलती थी? अदिश, और क्रॉस प्रोडक्ट से मिलती थी सदिश। पिछले चैप्टर में हमने बल आघूर्ण पढ़ा था बेटा, याद है? याद आ रहा है सभी को? तो वो कैसी थी? सदिश, वो सदिश थी। तो बराबर क्या था, याद है क्या किसी को? एफ ए नहीं था, तो बराबर हमने पढ़ा था ना कि किसी द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण, याद है ना? पिछले साल भी हमने पढ़ा था। तो बराबर था आर क्रॉस एफ, ये भी था पिछले साल, है ना? क्रॉस में आएगा कौन? साइन थीटा, और डॉट में कौन आएगा? कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर ई डीए कोस थीटा। ये लीजिए बेटा, ये है अपना विद्युत फ्लक्स। समझ गए? अब एक अलग बात करते हैं बेटा विद्युत फ्लक्स के संदर्भ में ही। जैसे ये एक क्षेत्रफल लिया हमने, ये एक क्षेत्रफल है बेटा, समझ रहे हो बेटा सभी? इसके क्षेत्रफल की दिशा बता दो मुझे। ऊपर की ओर लंबवत। यहां मैंने डीएस ले लिया, एक छोटा सा अल्पांश, तो ये हो गई इस डीएस की दिशा। समझ रहे हो बेटा सभी? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है बेटा। ये कौन है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये कौन है? थीटा। ये एंगल, मतलब डीएस क्षेत्रफल और ई सदिश के बीच का जो कोण है वो थीटा है। अब डीएस को अगर हम घटकों में वियोजित करें तो इसके दो घटक, ये कौन होगा? डीएस कोस थीटा, और ये डीएस। तो फ्लक्स क्या होगा बेटा? फ्लक्स फाई बराबर ई डीएस कोस थीटा, यानी क्षेत्रफल का कौन सा घटक लेंगे हम? जो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो घटक है उसको हम लेंगे, वो घटक। समझ गए ना? तो फाई बराबर ई डीएस कोस थीटा, यहां क्षेत्रफल को डीएस से लिखा था और यहां किससे लिख दिया हमने? डीएस से लिख दिया। समझ गए मेरी बात? अब हम बात करते हैं फाई के मात्रक की। देखिए फाई बराबर सिंपल रूप में हम क्या लिख सकते हैं? ई डीएस। ठीक है बेटा? ई का मात्रक बोलो किसी को पता हो तो। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये मात्रक हो सकता है। मैंने विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक बताया था बेटा, याद हो तो। एक मात्रक और क्या था? वोल्ट प्रति मीटर, और साथ में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ बेटा,
तो वोल्ट इंटू मीटर। ये किसका मात्रक हो गया? विद्युत फ्लक्स का, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की विमा कितनी होगी बेटा, विमा निकालनी है हमें। देखिए ये मात्रक है, फाई का मात्रक क्या है बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम इंटू न्यूटन यानी बल, और बल की विमा बोलिए बेटा m1 L1, कूलाम यानी आवेश, आवेश की विमा बोलिए बेटा AT, मीटर स्क्वायर यानी लंबाई यानी L2। समझ गए? कितना हुआ बोलो? m1 L3 T-3 और A-1। ये लीजिए, ये विद्युत फ्लक्स की क्या आ गई? विमा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने जो फ्लक्स लिखा ना बेटा, ये फ्लक्स, ये छोटे से क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स है। अगर हम किसी बड़े क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट ds, और इसका मतलब ds से निर्गत क्षेत्रफल हो गया इतना, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका क्या कर देंगे? समाकलन। और अगर पृष्ठ बंद है तो हम यहां सर्किल लगा देंगे। ये सर्किल क्या बता रहा है? वृत्त जो मैंने बनाया इस पर ये क्या बता रहा है कि पृष्ठ कैसा है? बंद। अभी हमने बात की थी कि विद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए जैसे ये अपना पृष्ठ था, अभी हमने बात की, और इस पृष्ठ का ये एक ds क्षेत्रफल है, इसकी दिशा ये हो गई ds की दिशा। ये हमने लिया था कौन? विद्युत क्षेत्र E सदिश। ये एंगल था थीटा। इस ds का इसकी दिशा में घटक कौन है? ds cos थीटा। तो इस ds से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो मैं d फाई लिखूं, क्योंकि अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स है। तो d फाई बराबर कितना हो जाएगा? ये E ds cos थीटा। समझ गए? तो d फाई बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? E डॉट ds। ये फ्लक्स कहां से निकला है? केवल अल्पांश से, पूरे क्षेत्रफल से। इस पूरे से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्या कर देंगे हम? समाकलन। d फाई का समाकलन किया तो फाई, और इधर इंटीग्रेशन E डॉट ds। अगर पृष्ठ बंद है तो यहां क्या लगा देंगे हम? ठीक है, समझ गए सभी इस चीज को? अब मेरी बात सुनिए। देखिए जैसे एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, एक पृष्ठ है, तो फ्लक्स जो बाहर निकलेगा ना, फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। समझ गए? जो फ्लक्स उस पृष्ठ से बाहर निकलेगा उसको तो हम लेंगे पॉजिटिव। बाहर निकलने वाला फ्लक्स कैसा माना जाएगा? धनात्मक माना जाएगा। जो बाहर निकलेगा वो होगा धनात्मक या पॉजिटिव, और जो अंदर प्रवेश करेगा वो कैसा होगा? प्रवेशित फ्लक्स को कैसा लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। और जो बाहर निकलता है उस फ्लक्स को कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। समझ गए बेटा? ये था विद्युत फ्लक्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखिए पिछले चैप्टर में, पहला जो चैप्टर था है ना, उसमें हमने केवल बिंदु आवेश का जिक्र किया बेटा। समझ गए ना? केवल किसकी बात की थी? बिंदु आवेश की बात की थी। दो बिंदु आवेशों के बीच बल कितना है वो निकाला। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है हमने निकाली थी। पर अब मान लिया कि ये जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पर आवेश नजदीक नजदीक रखे गए हैं, पास पास रखे गए हैं। समझ गए ना? और इस पूरे आवेश के कारण किसी अन्य आवेश पर बल ज्ञात करना हो, तब कैसे करेंगे?
क्योंकि कूलाम ने जो नियम दिया वो तो किसके लिए था? बिंदु आवेशों के लिए, समझ गए ना। और आवेश अगर फैला हुआ है, उसके कारण बल अगर हमें ज्ञात करना है तो नियम तो वही रहेगा कूलाम का, परंतु उस बल को या उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सतत आवेश वितरण, इसको पढ़ेंगे हम। देखिए सतत क्या होता है बेटा? कंटिन्यूस, लगातार। अगर आवेश एक समान रूप से किसी तार पर, तार कह दो या रेखा कह दो यानी लाइन, अगर आवेश एक समान रूप से किसी तार पर, किसी पृष्ठ पर या किसी आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है पास पास, तो उसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। समझ गए ना कि अगर आवेश किसी तार पर, किसी क्षेत्रफल पर या किसी आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। यानी कि सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होंगे बेटा। अगर तार पर फैला हुआ है, रेखा पर फैला हुआ है या किसी लंबाई पर फैला हुआ है तो इसका नाम होगा रेखिक आवेश वितरण। तब इसका नाम क्या होगा बेटा? रेखिक आवेश वितरण। समझ गए? अगर आवेश तार, रेखा, लंबाई पर फैला हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? अगर आवेश किसी क्षेत्रफल पर या किसी पृष्ठ पर फैला हुआ है तब इसका नाम होगा पृष्ठीय आवेश वितरण। और अगर आवेश किसी आयतन में यानी किसी बॉक्स में जैसे आवेश भरा हुआ है एक समान रूप से, ठीक है, तब इसका नाम होगा आयतन आवेश वितरण। यानी कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। रेखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? रेखिक आवेश वितरण, इसकी बात करते हैं। समझ गए बेटा? जैसे अपने पास एक तार है बेटा और इस पर आवेश पास पास एक समान रूप से फैला हुआ है। समझ गए? तब इसका नाम क्या होगा? रेखिक आवेश वितरण। इस तार की जो लंबाई है ना बेटा, वो मैंने कितनी ले ली? L ले ली। समझ गए? और इस पूरे पर जो आवेश है, पूरे तार पर, वो आवेश मैंने कितना ले लिया? Q। तो यहां एक नई चीज आएगी, रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से लिखते हैं बेटा। रेखिक आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं? देखो हमने बात की है बेटा कि घनत्व शब्द जब आता है ना तो बटा में लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन आएगा निश्चित रूप से, ठीक है। यहां कौन किसकी चर्चा हो रही है? लंबाई की। तो लैम्डा बराबर क्या होगा? Q अपॉन L। ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आवेश घनत्व है Q अपॉन L, इसका टोटल आवेश बटा लंबाई। समझ गए इस चीज को? अब इसको परिभाषित करना हो, शब्दों में इसको बोलना हो, तो इसे कैसे बोल सकते हैं? एकांक लंबाई पर आवेश को क्या कहते हैं? रेखिक आवेश घनत्व। मात्रक क्या होगा इसका बेटा? रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा का मात्रक कूलाम प्रति मीटर। समझ गए इसको? कूलाम प्रति मीटर को हम क्या कहते हैं? लैम्डा, रेखिक आवेश घनत्व का मात्रक। समझ गए? अब हम बात करते हैं किसकी? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक पृष्ठ बनाया बेटा मैंने, ये एक पृष्ठ बनाया और इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसके लिए हम, जैसे इसका जो क्षेत्रफल है वो मैंने A लिया, पूरे का क्षेत्रफल क्या लिया?
ए, और इस पर जो टोटल आवेश है वो मैंने कितना लिया, Q। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं बेटा, और सिग्मा किसके बराबर होगा, Q अपॉन ए, यानी इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। मात्रक क्या होगा इसका बेटा, C अपॉन एम स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति। अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे नेक्स्ट, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व की। अगर आवेश बेटा एक आयतन में फैला हो, जैसे ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में एक समान रूप से आवेश वितरित है पूरे बॉक्स के अंदर, तब उसको हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। और इसके लिए कौन सा आवेश घनत्व होगा, आयतन आवेश घनत्व, और उसको हम क्या लिखेंगे, रो से। रो बराबर इस पूरे का आयतन मैंने लिया V, इसके अंदर जो आवेश है वो लिया मैंने Q, तो रो किसके बराबर होगा, Q अपॉन V। मात्रक बोलो बेटा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। अब इस प्रकार के जो आवेश वितरण है, रेखिक है या पृष्ठीय या आयतन आवेश वितरण है, उनके कारण बल कितना होगा, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।